आज हम लोग एफडीआई के बारे में अध्ययन करेंगे और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के सभी पहलुओं को समझने का प्रयास करेंगे। आइए हम लोग देखते हैं कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट क्या होता है, जिसे हम लोग शुद्ध हिंदी में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश भी कहते हैं। ये भी अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश से आप क्या समझते हैं और यह भारतवर्ष के लिए किस प्रकार से फायदेमंद है। तो आप लोगों को जवाब वहां पर देना पड़ेगा। आपको यह प्रश्न मेंस में भी पूछा जा सकता है या फिर इंटरव्यू में भी पूछे जा सकते हैं। तो आइए हम लोग समझते हैं कि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश क्या होता है। पहले उदाहरण से समझते हैं कि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश क्या होता है। चलिए एग्जांपल लेते हैं कि जैसे चाइना और भारत दो देश हैं। अगर मान लीजिए कि चाइना की कोई कंपनी इंडिया में आके किसी या तो नए कंपनी स्थापित करना चाहती है या किसी दूसरे कंपनी को शेयर के रूप में फीडबैक देके कुछ पैसा इन्वेस्ट करके उसका शेयर खरीदना चाहती है, तो दोनों ही रूप में ये क्या होगी, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कही जाएगी। अब इसको विस्तृत रूप से हम लोग समझते हैं। मान लीजिए कि कोई विदेशी कंपनी इंडिया में आई और इंडिया में आने के बाद में, इसको समझ लेते हैं एग्जाम्पल से, लिखते हुए चलते हैं। जैसे हमने मान लिया चाइना का ही एग्जाम्पल लिया, तो चाइना एक कंट्री हमने मान लिया, ठीक है। ये आती है, उसके बाद इंडिया में इन्वेस्ट करना चाहती है, ठीक है। जैसा कि यूएन का आदेश है कि कोई भी देश, कोई भी अर्थव्यवस्था किसी दूसरे अर्थव्यवस्था में 10% तक का इन्वेस्ट कर सकती है, ठीक है। तो 10% तक का इन्वेस्ट कर सकती है। तो अगर कोई कंपनी आती है, जैसे एग्जांपल के लिए हमने चाइना लिया, कोई भी ले सकते हैं, जैसे हम अमेरिका भी ले सकते हैं, आप ले सकते हैं रशिया भी ले सकते हैं, आप इटली ले सकते हैं, जापान ले सकते हैं, जो भी आपको कंट्री मन करे आपने ले लिया। अब वो इंडिया में आती है और या तो किसी डूबते हुए कंपनी को वो चाहती है कि आप जो है कुछ हिस्सेदारी आप हमें दीजिए और उस कंपनी को हम स्टैंड अप करने में मदद करेंगे। तो उससे क्या होती है कि जैसे ही वो कंपनी किसी इंडियन कंपनी को मदद करती है पैसे देकर, तो उसमें मैनेजमेंट में कुछ हिस्सेदारी हो जाती है, प्रबंधन में कुछ हिस्सेदारी हो जाती है। जो निर्णय अब केवल आप स्वयं से ले सकते थे, इंडिया गवर्नमेंट, या फिर आप कह सकते हैं कि इंडिया में जो भी कंपनी है वो स्वतंत्र रूप से लेती थी, अब उसके दो हिस्सेदार हो गए। वो हिस्सेदार जो कंपनी आ रही है वो, और एक हिस्सेदार जो इंडियन, जो घरेलू है। एक कह सकते हैं इसको कि एक घरेलू कंपनी हो गई, ठीक है। जो इंडिया से हुई उसको हम घरेलू कंपनी मान सकते हैं, घरेलू कंपनी, और जो बाहर से है उसको हम विदेशी कंपनी कह सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए, ये विदेशी कंपनी जैसे ही आती है घरेलू कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए, तो यही एफडीआई कहलाती है। साधारण शब्दों में आप समझ सकते हैं कि जैसे ही विदेशी कंपनी घरेलू कंपनी को मदद करती है पैसे के रूप में, तो यही विदेशी कंपनी द्वारा किया गया मदद ही एफडीआई कहलाता है। अब यहाँ पर हम लोग सभी पहलुओं को जानने का प्रयास करेंगे कि एफडीआई से किस प्रकार से फायदा या फिर किस प्रकार से हानि हो सकती है। एक एग्जाम्पल मैं लेना चाहूंगा, एक छोटा सा एग्जाम्पल से आप समझिएगा कि इसके फायदे या हानि के बारे में भी चर्चा करेंगे और पूरा विस्तृत रूप से समझने का प्रयास करेंगे कि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश से भारतवर्ष या किसी भी अर्थव्यवस्था को क्या लाभ के साथ साथ क्या हानि हो सकता है, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। लाभ के मामले में अगर कहें तो ये जीडीपी ग्रोथ में भी हेल्प करती है, ठीक है। उसके बाद में अगर हानि की अगर बात की जाए तो मैं यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेना चाहूंगा। आपको याद होगा कि सन 1600 ईस्वी में क्या हुआ था, आप लोगों को महत्वपूर्ण घटना याद ही होगा कि 1600 ईस्वी में अंग्रेज भारत आए। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 1600 ईस्वी में अंग्रेज भारत आए। उसके बाद में 1608 ईस्वी में आप ये भी जानते हैं कि सूरत में, जो कि वर्तमान में भी गुजरात में है, सूरत में पहली व्यापारिक कोठी इन्होंने खोल ली थी। अब देखिए इसमें क्या मैं समझाना चाह रहा हूं कि शुरू में, जब तत्कालीन समय की मैं बात कर रहा हूं कि सन 1600 ईस्वी का जब समय था, उस समय में अंग्रेज कभी भी यह कहकर नहीं आए थे कि मैं यहाँ पर शासन करूंगा। कभी भी इनका इस तरीके का कभी भी कथन नहीं। ये व्यापार करने के लिए आए थे। या फिर इतिहास में खोलकर अब देख लीजिए कि अंग्रेज शुरू में आए थे व्यापार करने के दृष्टिकोण से। उनका एंगल था कि हम यहाँ पे सस्ती में चीजें मिलती है, इसे हम ले जाकर यूरोप में व्यापार करेंगे। तो इनका मूल उद्देश्य था
दोनों देशों के बीच में व्यापार करना। तो इससे फायदा इंडिया को क्या हो रहा था कि जो भी है खरीद के ले जा रहे थे तो उससे विदेशी मुद्रा की प्राप्ति हो रही थी उस समय में। उसी प्रकार से अभी भी एफडीआई में वही होता है कि विदेशी मुद्रा आपको डॉलर के रूप में मिल जाती है। लेकिन यहाँ पर अगर हानि की बात की जाए तो सिंपल एग्जाम्पल से मैं एक समझाना चाह रहा हूं यहाँ पर कि धीरे धीरे इन्होंने क्या करा, धीरे धीरे इन्होंने अपने कंपनी का विस्तार करना शुरू किया और सूरत से लेकर ये कलकत्ता, मद्रास और मुंबई तीनों प्रेसिडेंसी में धीरे 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 फैल गए और सन 1800 ईस्वी के लास्ट में आने तक इन्होंने लगभग संपूर्ण भारतवर्ष में कब्जा कर लिया। तो ये आप एक तरह से समझ सकते हैं कि अगर हानि की बात की जाए तो मैं पूरा चर्चा करूंगा, लेकिन हानि आप समझ रहे होंगे कि धीरे धीरे ऐसा नहीं हो कि एफडीआई लाने के चक्कर में ऐसा हो कि धीरे धीरे जो स्वदेशी कंपनी है वो समाप्ति की ओर बढ़ने लगे। तो यहाँ पर हम लोग पूरा कंप्लीट अध्ययन करेंगे कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट से हमें क्या लाभ है और क्या हानि हो सकती है और इसको किस प्रकार से सतत रूप से विकास में हम लोग मदद ले सकते हैं और इसको कंट्रोल्ड मैनर में यूज कर सकते हैं। अभी अगर कुछ समय पहले की हाल के दिनों की अगर बात करें, इस 2020 में सितंबर के आसपास से पहले की बात अगर करें तो चाइना गवर्नमेंट जो है वो इन्वेस्ट करना चाह रही है और इसके लिए भारत सरकार नया नियम कानून लेके आई हुई है कि आप जो है जो भी भारत की सीमा से लगते हुए देश है, जैसे कि आप जैसे जानते हैं बांग्लादेश, चाइना, ये सब लगते हैं आपके, जो भी देश लगते हैं उनके लिए चाइना को डायरेक्टली ये नहीं कहकर कि आप जो है इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते हैं, यहाँ पर आपके लिए मनाही है, इस बात को नहीं कहकर डिप्लोमेसी में ये कह दिया गया कि जो भी देश भारत की सीमा से लगते हैं उनको अगर एफडीआई अगर लाना है, इन्वेस्टमेंट अगर लाना है तो आपको केंद्र सरकार से अर्थात भारत सरकार से परमिशन लेनी होगी। जबकि ऐसा कोई नियम पहले नहीं था, कोई भी देश किसी दूसरे देश में 10% तक का इन्वेस्टमेंट एफडीआई के माध्यम से कर सकती थी। ऐसा यूएन का आदेश है, यूनाइटेड नेशंस का आदेश है। 10% का हिस्सेदारी लेके ऐसा क्या कब्जा कर लीजिएगा, ऐसा कुछ नहीं कर सकते हैं आप। किसी भी आप साझेदारी में भी आप साधारण शब्दों में समझिए कि मान लीजिए आप कहीं पर 100 रुपए का इन्वेस्टमेंट हो रहा हो, टोटल इन्वेस्टमेंट अगर मान लीजिए 100 रुपए का है, ठीक है, इसमें से एक व्यक्ति एक्स का अगर 90 रुपया है और वाई का 10 रुपया है, ठीक है, 10% का मतलब 10 रुपया है, तो क्या ये कभी इस पर कब्जा कर सकता है? कभी नहीं कर सकता, क्योंकि ये आंशिक रूप से है। इसको बहुत ध्यान से आपको समझना है कि 10% का ही हिस्सेदारी है। तो 10% का ही आदेश है यूएन के अनुसार, संयुक्त राष्ट्र संघ के अनुसार आदेश है कि कोई अर्थव्यवस्था दूसरी अर्थव्यवस्था को 10% तक का कर सकता है। अगर मान लीजिए ये अगर बढ़ता चला जाए, जैसे कि अगर मान लीजिए 20%, 30%, 40, 50, 60 या 70% तक पहुंच जाती है, तो ऐसा होगा कि उसमें पूरा का पूरा कंट्रोलिंग अथॉरिटी तो पूरा का पूरा जो विदेशी कंपनी होगी वही हो जाएगी। 50 से क्रॉस करते ही 51 हुआ, उसके बाद आप समझिए कि सारा का सारा सिस्टम अंडर कंट्रोल हो जाता है, अंडरटेकिंग में चला जाएगा विदेशी कंपनी के। ये बात आप याद रख लीजिए। तो जब 10% की बात आती है तो 10% में ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता है जिससे कि आपको दिक्कत हो। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए यूएन ने 10% तक का नियम लगाया हुआ है। इससे बढ़कर भी आप कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए जो भी केंद्र सरकार, अगर भारतवर्ष की बात की जाए तो केंद्र सरकार के अधीन जो नियम बनाए हुए नियम और शर्तें हैं उनका पालन आपको करना पड़ेगा। और रही बात अगर विदेश की, दूसरे देशों की, तो उस अर्थव्यवस्था और उस देश के अनुसार जो बनाई हुई शर्तें हैं उन शर्तों का आपको पालन करना होगा। तो चलिए चलते हैं, अब पढ़ते हैं, अध्ययन करते हैं इसमें कि डिटेल्ड में जानने का प्रयास करते हैं कि किस प्रकार से कोई भी ऐसा टॉपिक, इस टॉपिक में आपको कोई भी ऐसा टर्म्स नहीं छूटेगा जिसमें कि आपको किसी भी प्रकार का दिक्कत हो। जैसे आप लोग देखेंगे कि क्या क्या एफडीआई से हमें लॉस है, क्या क्या एफडीआई के आने से हमें फायदे हो सकते हैं और कौन कौन से कंपनी हैं जिनके बारे में हम लोग आज तक समझते हैं कि वो कंपनी विदेशी कंपनी है, उन सब के बारे में भी यहाँ पर जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले मैं कुछ चीजों का उल्लेख मैं कर देना चाहता हूं, उसको आप ध्यान से देखिए। आपने लुइस फिलिप का नाम सुना होगा, आप कपड़े पहनते होंगे। आप जैसा जानते हैं कि हम इंडियंस की आदत है विदेशी ब्रांड के पीछे भागने की। आप लोग बहुत बेहतरीन तरीके से जानते हैं कि कहीं पर भी आप पार्टी में गए, कहीं पर भी गए तो विदेशी ब्रांड के कपड़ों की एक अलग झलक दिखाई पड़ती है। साधारण टेंडेंसी रहती है कि हम लोग देखने का प्रयास करते हैं कि किसका कौन सा ब्रांड का कपड़ा है, उसी के अनुसार हम मेजरमेंट, एक पैमाना लेते हैं कि वो आदमी उतना ही रिच होगा या धनी होगा। तो हम यहाँ पर क्या दिखाना चाह रहे हैं इसको आप समझिएगा कि एफडीआई ही मैं समझा रहा हूं। इसको साधारण एग्जांपल से आप समझिए कि हम इंडियंस की आदत है कि विदेशी ब्रांड के पीछे भागने की। अगर किसी भी प्रोडक्ट पर थोड़ा भी विदेशी
नाम लिखा है तो उसे स्वदेशी से बेहतर समझते हैं, ये हम लोगों की टेंडेंसी है। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे कि जैसे कोई अगर लुइस फिलिप का कपड़ा पहने हुए है, ठीक है, पीटर इंग्लैंड का, एलन सोली का, तो हम लोग समझते हैं कि ये नाम तो विदेशी है। यहाँ पे समझाना मैं यही चाह रहा हूं कि नाम तो विदेशी है लेकिन ये पूर्ण रूप से स्वदेशी कंपनी है। जैसा कि आप लोग सोच रहे होंगे इससे पहले कि लुइस फिलिप जो है नाम से लग रहा है तो ये बाहर की कंपनी होगी, पीटर इंग्लैंड, एलन सोली, ये सब जो है मोंटे कार्लो, ये सब आप लोगों को नाम से लग रहा है और बहुत ज्यादा पैसे भी आप पे करते हैं। जैसे एक एक शर्ट जब आप लेने के लिए जाते हैं लुइस फिलिप के पास, तो एक शर्ट आपको पैसों भी शर्ट हो सबसे लोएस्ट रेंज का, वो आपको 1200-1300 से स्टार्ट होगा, से लेके आपको चला जाएगा लगभग 3000-3500 तक की आपकी एक शर्ट कपड़ा मिलेगा आपको। ठीक है, शर्ट पैंट के 5000 प्लस 6000 जितना जा सकते हैं, 10,000 भी दाम रहता है। एक साधारण सा कोट का भी दाम इसी प्रकार से रहता है। तो मैं यहाँ समझाना क्या चाह रहा हूं उसको समझिए कि ये जो लुइस फिलिप है ये इंडियन ऑनर का है। मैं यही समझाना चाह रहा हूं कि आप अगर गूगल करके अगर देखना चाहें तो आप देख लीजिए, जो लुइस फिलिप है, पीटर इंग्लैंड है, एलन सोली है, ठीक है, वैन हुसैन, इस सब के मालिक जो है ये आदित्य बिरला ग्रुप के हैं। अगर डिटेल्स में अगर जानना चाहें तो मैं बताना चाहूंगा कि लुइस फिलिप मेंस के लिए फैशनेबल कपड़े बनाने वाली कंपनी है, जो कि 1989 ईस्वी में आपके आदित्य बिरला ग्रुप द्वारा चालू किया गया था, शुरू किया गया था। उसी प्रकार से अगर पीटर इंग्लैंड की अगर बात की जाए तो 1997 में सबसे पहला जो खोला गया था ये आयरलैंड में खोला गया था। अब देखिए, कोई कंपनी अगर मान के चलिए इंडियन कंपनी भी है तो उसका प्रचार करने के लिए क्या करती है कि किसी एक आउटलेट को किसी विदेश में जाके खोल देती है। तो ये तो हो गया भाई, आप उसको गलत तो कह नहीं सकते। अगर आयरलैंड में जाके 1997 में पीटर इंग्लैंड का एक ब्रांच अगर खुल गया, ठीक है, और इसका जो मालिकाना हक है वो आदित्य बिरला ग्रुप के पास है, तो यहाँ पर आप बहुत बढ़िया तरीके से समझिए कि आदित्य बिरला ग्रुप ने जाकर आयरलैंड में एक कंपनी स्थापित कर दी, नाम उसका रखा पीटर इंग्लैंड। तो आप यहाँ पर समझिए कि पीटर इंग्लैंड का स्थापित होने के बाद सारे ब्रांच अगर इंडिया में अगर खुल जाए फिर भी तो आप समझिएगा क्या कि सारे ये जो कंपनी है आयरलैंड की है। तो साधारण जो टेंडेंसी होती है इंडियंस की वो यही होती है कि विदेशी जो कपड़े होते हैं बहुत अच्छे क्वालिटी के होते हैं। अरे बनते तो वही कॉटन के ही हैं, चाहे वो इंडियन कॉटन लीजिए, कोई ऐसा थोड़े ना है कि आप मान के चलिए कि जो विदेश में बन रहा है कॉटन तो वो कॉटन कहीं चांद से आता है या फिर आप ये मान के चलें कि कहीं दूसरे ग्रह से लाया जाता होगा। कॉटन कॉटन है, लेकिन साधारण जो टेंडेंसी होती है इंडियंस की, साधारण सी बात है कि वो अपने आप को जितना भी स्मार्ट समझ लें, लेकिन ज्यादा स्मार्ट समझने के चक्कर में वो पैसे बेकार में अब वो वेस्ट करते हैं। आप अगर साधारणतः अगर देखेंगे तो लुइस फिलिप की मैं बात नहीं कर रहा हूं, लुइस फिलिप वाले तो इंडियन कंपनी है, आदित्य बिरला इंडियंस है। अब यहाँ पर मैं बात ये समझाना चाह रहा हूं कि ये इंडियंस को आप विदेशी के रूप में आप बहुत ज्यादा मुद्रा आप चुकाते हैं, बहुत ज्यादा पैसे आप देते हैं। 2400 रुपए का एक शर्ट, जबकि साधारणतः आपको 350 रुपए में शर्ट आपको मिल जाएंगे, वही कपड़ा आपको मिल जाएगा, केवल टैग नहीं रहेगा। टैग आपको जो लुइस फिलिप का है वो लुइस फिलिप में ही जाने पर आपको टैग मिलेगा। तो केवल डिफरेंस यहाँ पर टैग का है। मोंटे कार्लो के बारे में भी जान लेते हैं। मोंटे कार्लो को जैसे आप जानते हैं ये भी फैशनेबल कपड़े बनाती है, और इसके बारे में मैं आपको डिटेल में बता देता हूं कि ये ओसवाल वुलन मिल्स लिमिटेड कंपनी की है और ये लुधियाना पंजाब में इसका हेडक्वार्टर है। लेकिन आप जब मोंटे कार्लो के शोरूम में घुसते हैं तो आप क्या देखते हैं, मोंटे कार्लो, अरे ये तो विदेशी कंपनी है, पैसे आप चुका देते हैं। तो ये इंडियंस को चला जाता है, ठीक है, ये इंडियंस को चला जाता है, इंडियंस के पास ही पैसे रहे। लेकिन मैं ये साधारण टेंडेंसी के बारे में बात कर रहा हूँ और बात करता हूँ परफेक्ट रूप से जो विदेशी हैं। जैसे BMW को आपने ले लिया, एडिडास को आपने ले लिया, मैकडोनल्ड को ले लिया, तो ये विदेशी कंपनी है, ठीक है, ये विदेशी कंपनी है। P&G को ले लिया आपने, तो ये विदेशी कंपनी ओरिजिनल में है, इसके ऑनर विदेशी हैं, विदेशी लोग ही हैं, ठीक है। लेकिन आप पीटर इंग्लैंड को भी यही जानते हैं। साथ के साथ पार्क एवेन्यू के बारे में भी आप लोग सोचते हैं, जबकि पार्क एवेन्यू जो कंपनी है वो भी इंडिया की ही है और वो इसका मालिक रेमंड है। रेमंड जो आप जानते हैं कपड़े बनाने वाली कंपनी है, उस दोनों कंपनी एक ही है, ठीक है। रेमंड और पार्क एवेन्यू एक दूसरे से भिन्न नहीं, एक ही कंपनी है। वैन हुसैन की अगर बात करें तो यूएसए और इंडिया में फेमस इस फैशन ब्रांड के फिलिप फैमिली है, ठीक है। इसके बारे में अगर बात करें तो फिलिप फैमिली है, जो कि आप इसको फिलिप बंधु के नाम से भी आप जान सकते हैं, ने स्थापित किया था। अभी इसके मालिक जो है आदित्य बिरला ग्रुप हो चुके हैं। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि लुइस फिलिप, पीटर इंग्लैंड, वैन हुसैन, एलन सोली, ये सब जितने भी कंपनी है, पार्क एवेन्यू, ये सब सभी इंडियन कंपनी है। और हम लोग किसके चक्कर में रहते हैं, हम लोग समझते हैं कि ये विदेशी कंपनी है, जबकि सरासर गलत है। इससे आप क्या करते हैं, जाके पैसे दे देते हैं। लेकिन अगर बात करें रेंगलर की, तो रेंगलर आपकी विदेशी कंपनी है। तो अब यहाँ पर समझाना मैं यही चाह रहा हूं कि विदेशी कोई भी कंपनी जो होती है
विदेशी कंपनी जब इंडिया में आके वो किसी भी प्रकार का, चाहे वो सेल परचेज का काम करे, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग का काम करे या फिर केवल बेचने का काम करे, उसका आउटलेट टोटल रूप से अगर मान लिया जाए कि विदेश में ही उसकी कंपनी हो, केवल बेचने का भी काम करे, फिर भी आप इतना मान के चलिए कि इंडियन गवर्नमेंट को उससे फायदा होती है टैक्स के रूप में। तो हम लोग अब चर्चा करना शुरू करते हैं। ये तो रही, अब हम लोग देखते हैं कि इसको मेंस के दृष्टिकोण से हम लोग क्या लिख सकते हैं। अगर मान लीजिए आपको ये प्रश्न अगर मेंस में या इंटरव्यू में पूछ लिया जाए कि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, तो उन सब बातों को, उन सब तथ्यों को भी यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं। चलिए आइए हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। देखिए आगे चलते हैं, हम लोग इसमें समझते हैं कि किसी एक देश की कंपनी का दूसरे देश में किया गया निवेश, इन्वेस्टमेंट, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, एफडीआई कहलाता है। ठीक है, एकदम साधारण शब्दों में लिखा हुआ है कि किसी एक देश की कंपनी का, किसी एक देश की कंपनी का, चाहे वो चाइना हो सकता है, जापान हो सकता है, इटली, रसिया, कोई भी कंट्री, कोई भी अर्थव्यवस्था हो सकता है, किसी एक देश की कंपनी का दूसरे देश में किया गया निवेश, इन्वेस्टमेंट, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट या एफडीआई कहलाता है। अब चलते हैं आगे, देखते हैं इनके क्या क्या पॉइंट्स हैं। ऐसे निवेश से निवेशकों को, निवेशक का मतलब क्या हुआ, जो भी कंट्री कंट्रीब्यूट कर रही है, पैसा देने में भागीदारी कर रही है, तो ऐसे निवेश से निवेशकों को, जैसे अगर चाइना निवेश इंडिया में कर रही है तो यह निवेशक चाइना हुआ, निवेशकों को दूसरे देश की उस कंपनी के प्रबंधन में कुछ हिस्सा हासिल हो जाता है, जिसमें या कह सकते हैं जिस कंपनी में उसका पैसा लगता है। तो कहने का मतलब है कि जैसे चाइना ने अगर इंडिया की किसी कंपनी में अगर इन्वेस्ट अगर किया है तो उस कंपनी में चाइना की हिस्सेदारी हो जाएगी। एकदम साधारण शब्दों में लिखा हुआ है, जो मैंने समझा दिया हो उसी को अब रिटर्न के रूप में देखेंगे या किस प्रकार से आप सही से लिख सकते हैं, उन तथ्यों को देखेंगे। अब आगे देखते हैं कि आमतौर पर यह माना जाता है कि किसी निवेश को एफडीआई का दर्जा दिलाने के लिए कम से कम कंपनी को दूसरे देश की कंपनी का कम से कम 10% फीसदी शेयर को खरीदना पड़ता है। जैसे कि आप देख लीजिए, एफडीआई तभी कहलाएगा जब कम से कम आप 10% हिस्सेदारी उस कंपनी का आप ले लेंगे। तो लेंगे कैसे, उसका शेयर खरीदकर। इसके साथ निवेश वाली कंपनी में मताधिकार भी हासिल करना पड़ता है। कहने का मतलब जैसे ही आप 10% आप शेयर खरीद लेते हैं, मताधिकार कहने का मतलब आपके पास प्रबंधन की ताकत भी आ जाती है, जो आप शर्तों के अनुसार लिखा पढ़ी करके कर लेते हैं। अब चलते हैं कि एफडीआई जो प्रत्यक्ष विदेशी निवेश है, ये मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं उनके बारे में चर्चा करते हैं। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अगर बात की जाए तो प्रत्यक्ष विदेशी निवेश मूलतः 2 प्रकार के होते हैं। इसमें हम लोग देखेंगे ग्रीन फील्ड निवेश, जिसे हम लोग कहते हैं, इसके तहत दूसरे देश में नई कंपनी स्थापित की जाती है। ग्रीन फील्ड निवेश में हम लोग ये बहुत बढ़िया से समझ लेंगे, जिसको हम लोग कहते हैं जीएफआई। क्या कहते हैं? जीएफआई, ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट। ठीक है, ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट अगर आपसे अगर पूछा जाए कि जीएफआई क्या है, तो आप क्या बोलेंगे कि किसी एक देश का किसी दूसरे देश में नई कंपनी स्थापित करने के उद्देश्य से पूरा का पूरा समर्थन प्राप्त करना और उस देश से नियम और शर्तों के तहत कंपनी को स्थापित कर देना ही ग्रीन फील्ड निवेश कहलाता है। अब अगर बात करें अगर विदेशी पोर्टफोलियो निवेश की, जिसे हम एफपीआई कहते हैं, ठीक है, एफपीआई के बारे में जान लेते हैं कि एफपीआई क्या होता है। इसके तहत विदेशी कंपनी के शेयर खरीद लिए जाते हैं। इसमें क्या है कि पोर्टफोलियो का अर्थ हुआ कि हिस्सेदारी लेना। आप क्या करते हैं, एक तरीके तो है जीएफआई के थ्रू। हम लोग आइए चलिए देखते हैं कि एफडीआई प्रत्यक्ष विदेशी निवेश किस प्रकार से कार्य करती है। उससे पहले एक महत्वपूर्ण बिंदु पर थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं कि चीन के बारे में समझते हैं कि चीन और भारत के बीच में अभी देखिए क्या मतभेद चल रहा है। ये दुनिया चीन के बारे में क्या सोचती है, उसके बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। देखिए अभी फिलहाल के लिए मैं एक बात बताना चाहता हूं कि चीन से दुनिया का पसंदीदा मैन्युफैक्चरिंग हब होने का जो खिताब है वो अब छिनने वाला है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पूरा विश्व अभी कोरोना के दौर से गुजर रहा है। तो जैसा आप लोगों को पता है, इस कोरोना वायरस महामारी के कारण पैदा हुई दिक्कतों के बीच लगभग 1000 विदेशी कंपनियां सरकार के अधिकारियों से भारत में फैक्ट्रियां लगाने के लिए बातचीत कर रही है। लगभग 1000 जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, उसमें से आप ये मान के चलिए कि लगभग 300 कंपनियों को एफडीआई के लिए बात चल रही है और सरकार के केंद्रीय जो पदाधिकारी हैं, उच्च पदाधिकारी, उनसे वार्ता सफल भी
लगभग बताई जा रही है। उसमें 300 जो कंपनियां हैं वो बहुत बड़ी बड़ी हैं। वो एफडीआई के लिए चाइना से भारत की ओर मूव कर रही है, और ये कहना है बिजनेस टुडे का। तो बिजनेस टुडे में छवि एक रिपोर्ट के मुताबिक इनमें से कम 300 कंपनियां उनमें से हैं, जैसे हम ले लेते हैं एग्जांपल के लिए जो मोबाइल से रिलेटेड है, जिसको हम कह सकते हैं मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड है, मेडिकल डिवाइसेस से रिलेटेड है, मेडिकल इक्विपमेंट जैसे बनाते हैं, उसके बाद टेक्सटाइल है, तथा सिंथेटिक फैब्रिक्स के क्षेत्र में भारत में फैक्ट्रियां लगाने के लिए सरकार से सक्रिय रूप से संपर्क कर रही हैं। ठीक है, अब ये कंपनियां भारत को वैकल्पिक मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में देख रही है। देखिए, जब मन उनका उब गया है तो अब वो चाहती हैं कि हम मूव करें चीन से मूव कर जाएं, चीन से मूव करना चाह रही है भारत की ओर। और लगभग आप ये मान लीजिए कि 1000 बड़ी कंपनियां हैं। ठीक है, इसमें से 300 को तो लगभग इन्होंने सिलेक्ट कर लिया भारत वालों ने, जिसको कि ये सोच रहे हैं कि इनको इजाजत दे देना है एफडीआई के लिए। ठीक है, भारत में जो केंद्रीय उच्च पदाधिकारी हैं उनसे वार्ता हो गई है, लेकिन अगर इनको मन करेगा तो और आगे बढ़ सकते हैं, और ये 1000 कंपनियां हैं, जितना को चाहे ये दे सकती हैं। तो ऑप्शनल के रूप में चाइना के बाद में जो वर्ल्ड है वो भारत को देख रही है मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में, जो कि निवेश वो कर सकती है। तो ये एक खुशखबरी है भारत के लिए। लेकिन आगे हम लोग चर्चा करेंगे थोड़ा सा ड्रॉबैक के बारे में भी और लाभ और हानि के बारे में भी, कि एफडीआई से क्या प्रत्यक्ष विदेशी लाभ से, ठीक है, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश जो होता है उससे क्या लाभ और क्या हानियां हो सकती है, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। चीन से ये खिताब जीत जाना और भारत को यह खिताब मिलना, ये तो गर्व की बात है। लेकिन क्या ऐसा लगता है कि चीन शांत बैठ जाएगा? वो कुछ न कुछ कूटनीति चाल जरूर चल जाएगा और कुछ न कुछ अपने हिसाब से अपनी स्थिति को सुधारने हेतु वो कुछ न कुछ नियम या कड़े कदम उठा सकता है। तो चलते हैं हम लोग अपनी बातों को देखते हैं, दूसरा क्या करता है उससे कोई मतलब नहीं। या तो ये देखा जा सकता है कि किसी के बारे में कुछ भी संभावनाएं घर में पाल लेना और अपने दिमाग में पालना बिल्कुल भी जायज नहीं है। आप अपने आप में सुधार लाइए, दुनिया आपको सुधरी हुई नजर आएगी। उसी बात का हम लोग यहाँ भी वही बात कहेंगे कि अगर भारतवर्ष अगर अपने आप में अगर सही हो जाती है और सही निर्णय लेती है, और जिस प्रकार से भी स्थिति को अभी एफडीआई के आ जाने से जीडीपी ग्रोथ में भी भारी वृद्धि होगी, तो ये सब हम लोग चर्चा करेंगे लाभ और हानि के ये में फैक्टर्स में। तो सबसे पहले अब यहाँ पर कुछ और चर्चा कर लेते हैं कि ये कंपनियां भारत को वैकल्पिक मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में तो देख रही है। ठीक है, अब इसमें हम लोग ये भी देखेंगे कि सरकार के विभिन्न स्तरों पर अपना प्रस्ताव ये कंप्लीट रख चुकी है और महामारी के बाद बड़े बदलाव की उम्मीद की जा रही है। अब देखिए, जापान, अमेरिका तथा दक्षिण कोरिया, ये आप याद रखेंगे 3 देश। आप याद रखिए 3 देश के बारे में, जिनमें है पहला है जापान, दूसरा आप याद रखिए अमेरिका, और तीसरा देश आप याद रखिए दक्षिण कोरिया। ये 3 देश ऐसे हैं जिसमें कि सबसे ज्यादा ये 3 देश निर्भर करते हैं चीन पर, सबसे ज्यादा निर्भर करते हैं चाइना पर, सबसे ज्यादा है। मतलब जितना भी अमेरिका को अगर कुछ भी अगर बनवाना है, सस्ते में कुछ बनवाना है, तो ये चीन पर निर्भर है। जापान भी, दक्षिण कोरिया से तो मैंने 3 का नाम लिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे खास उल्लेख ये किया जा सकता है कि केवल ये 3 ही नहीं, जापान, अमेरिका और दक्षिण कोरिया ही नहीं। ये तो मैंने 3 इसलिए बता दिए चूंकि ये बहुत नामी गिरामी देश है जिनका बनाया हुआ प्रोडक्ट आप देखते होंगे कि मेड इन जापान और मेड इन यूएसए और मेड इन साउथ कोरिया के जो सामान होते हैं वो पूरे वर्ल्ड में बिकते हैं। तो ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि इनके जो भी बड़े बड़े उत्पाद हैं ये पूरे वर्ल्ड लेवल में, विश्व में बिकते हैं। तो ये बनाने वाला चीन है। चीन का बहुत हद तक जो उसके छोटे पार्ट्स होते हैं, चीन का बहुत बड़ा योगदान है। तो इसलिए मैंने ये 3 नाम लिया हुआ है। लेकिन इसके अलावे बहुत सारे ऐसे देश हैं जो कि चीन पर ही निर्भर है। कोई भी देश अगर आज के डेट में अगर पूछा जाए कि अगर मान के चलिए कोई भी देश के बारे में आज अगर ये संभावनाएं
रहेंगी। और अगर कोई देश है और वो चाहती है कि अपने अर्थव्यवस्था को मजबूत करना और किसी प्रकार से वो चाहती है कि नया मैन्युफैक्चरिंग हब के लिए चीन को ही देखती है, और किसी भी रूप में जैसे कुछ भी प्रोडक्शन अगर करना चाहती है, तो आप लोगों को भी पता है कि सस्ते में अगर माल बनवाना है तो आप मुंह उठा के सीधा चीन के पास चले जाइए। तो चीन के पास ये स्थिति है, और इतने उनके पास इक्विपमेंट्स हैं और इतनी टेक्नोलॉजी है कि वो कोई भी चीज रातों रात कॉपी कर सकते हैं, तुरंत से कॉपी कर सकते हैं। अभी आईफोन है, आईफोन का भी कॉपी करने का होगा तो आप एकदम जो भी लेटेस्ट मॉडल है वो भी कॉपी हो जाएगा तुरंत। 1 घंटे में देखेंगे, 1 घंटे में आपको सैंपल बना के आपको दे देंगे। तो सबसे बड़ी बात है कि कोई भी देश देखता है कि अगर सस्ता में हमको बनवाना है तो चलो चलते हैं चीन के पास, चीन से हाथ मिलाते हैं। तो चीन को इस तरीके से बहुत ज्यादा वर्ल्ड का जो है बहुत ज्यादा विश्व लेवल पर बहुत ज्यादा काम मिल चुका है, जिससे कि उसका जीडीपी उस देश का, चाइना का बहुत बढ़िया बन गया है। जैसा कि आप जानते हैं कि जिस प्रकार से वहां की आबादी है, पूरा का पूरा आप समझिए कि चीन में जो आबादी है वो कृषि से ज्यादा औद्योगिक क्षेत्र में निर्भर करती है। और वहां का जो सेकेंडरी सेक्टर है, सेकेंडरी और टर्सरी, ये दोनों सेक्टर्स बहुत ही मजबूत हैं, आप माने जा सकते हैं। कृषि क्षेत्र तो है ही, इसको आप रखिए, लेकिन जो सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर्स है, जो कि औद्योगिक और आपका सेवा क्षेत्र है, ये भी बहुत मजबूत है। वहां नौकरी के लिए भी कोई दिक्कत नहीं है। वहां पर ऐसे है कि वहां पर कोई अगर किसी का पैर नहीं है उसको भी काम है, जिसके हाथ नहीं उसके लिए भी मशीन है। तो इस तरीके से वहां पर काम दी जाती है और वहां पे मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है। यहाँ पे तो इंडिया में ये स्थिति है कि जिसके दो हाथ 2 पैर है उसको भी काम की दिक्कत है। बढ़िया जो पढ़ा लिखा है उसको भी काम की दिक्कत है। यहाँ तो दिक्कत सबसे बड़ी बात है कि इसमें अहम रोल, इस चैप्टर में मैं ये चर्चा नहीं करना चाहूंगा कि भारत क्यों आगे नहीं बढ़ रहा है और क्या कारण है और उसमें भ्रष्टाचार का क्या योगदान है। मैं बार बार यही बात दोहराता भी हूं कि लोग यहाँ पर पढ़ते भी इसीलिए है कि सबसे पहला दिमाग में होता है कि फलाने पोस्ट पर अगर मैं जाऊंगा तो मुझे ये खास सुविधाएं मिलेंगी। ठीक है, ये आपका हक है, आपका हक है भाई। अब क्यों नहीं जानिएगा कि आपको क्या क्या हक और क्या क्या आपको साथ में ड्राइवर, साथ में लाल बत्ती, साथ में क्या क्या मिलेंगे। ये सब चीजें तो बढ़िया है, लेकिन क्या साइड में इनकम है ये पहले पता कर लेते हैं कि अगर मैं क्लर्क भी लगूंगा तो मुझे साइड में क्या मिलेगा, कितना मिलेगा, कौन सा सही है। तो उसके लिए जी जान से लग जाएंगे। दूसरी बात, सरकारी नौकरी ही यहाँ पर क्यों ऑप्शन है, उस पर भी मैं किसी अलग से वीडियो में चर्चा करूंगा कि यहाँ के लोग सरकारी नौकरी ही क्यों चाहते हैं, उसमें शादी का क्या योगदान है, ये भी चर्चा की जा सकती है। कि बहुत से ऐसे हैं राज्य जिसमें कि सरकारी नौकरी लग गया तो उसको एक अलग दृष्टिकोण से देखा जाता है, मतलब सामाजिक दृष्टिकोण के साथ साथ यहाँ पे फैक्टर्स बनता है, दहेज यहाँ पे फैक्टर्स बनता है, अच्छी लड़की और बहुत सारी चीजें हैं जिसमें कि सरकारी नौकरी को तवज्जो दिया जाता है। लेकिन अभी कुछ मेंटेलिटी बदल रहा है, तो इन सब बातों पर मैं चर्चा करूंगी जो कि इकोनॉमिक्स से ही रिलेटेड है। बट यहाँ पर ये कहना ज्यादा जायज नहीं है, इसलिए मैं वीडियो को दूसरी ओर मोड़ता हूं और चलता हूं अपने सब्जेक्ट टॉपिक की ओर। यहाँ पे बात हो रही है प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के बारे में। तो प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में आप लोग देखेंगे कि किस प्रकार से भारत की ओर जो है, चाइना को छोड़ के पूरा वर्ल्ड जो है चाइना को छोड़कर भारत की ओर ऑप्शनल के रूप में देख रहे कि मैन्युफैक्चरिंग हब जो है वो चीन से बढ़िया है भारत। क्यों? चूंकि चीन में जिस प्रकार से सस्ता माल क्यों बनता है उसके पीछे का रीजन क्या है? चूंकि वहां पर जो कोस्ट है, कोई भी उत्पाद जो बनाते हैं उसका कोस्ट बहुत कम पड़ता है, जबकि भारतवर्ष में भी वही स्थिति है। चूंकि यहाँ पर भी आपको 5,000 6,000 में काम करने वाले लेबर आज भी मिलेंगे। तो जब वही स्थिति है कि कम से कम में लेबर यहाँ भी मिलते हैं, तो ऑप्शनल इसीलिए देख रहे हैं। अगर हम कोई माल को अगर हम अमेरिका में बनवाने जाएंगे तो वो सामान बहुत ही महंगा बनेगा। क्यों? चूंकि वहां पर डॉलर्स में खर्च हो रहे हैं आपके। अगर मान के चलिए हम किसी 10 भी इम्प्लॉय अगर काम कर रहा है, 10 इम्प्लॉय को अगर हम $10 भी दे रहे हैं तो $100 या $50 दे रहे हैं, तो उसका खर्च जब आप कैलकुलेट करेंगे तो बहुत ज्यादा पड़ेगा। और ये इंडिया में बहुत कम पड़ता है, इसीलिए वो देखते हैं कि जहां पे डॉलर के मुकाबले थोड़ा कम है और जहां पे स्थिति अपना आकलन करके देखते हैं कि जहां पे हमको कम कॉस्ट पड़ रहा है, वहीं पर वो चाहते हैं कि हम मैन्युफैक्चरिंग के लिए दें। तो ये सबसे खास बात उभर के आती है चीन के मामले में कि चीन बहुत कम से कम लागत में किसी भी उत्पाद को बना के दे सकती है, चाहे वो डुप्लीकेट बनाए, चाहे कोई भी चीज बनाए, कैसे भी बनाए, 2 दिन चले, 1 दिन चले या ना चले, लेकिन वहां लोग बहुत इंटरेस्टेड होते हैं।
तो यहाँ पर बात की जा रही है एफडीआई के बारे में, और हम लोग चलते हैं आगे। देश में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने यह सब कदम उठाने के लिए बहुत ही ठोस निर्णय लेने के लिए मन बना चुके हैं। तो इसमें हम आगे चलते हैं, जिसमें कि चर्चा करेंगे अब एफडीआई के कैसे कार्य करती है। एफडीआई प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के कार्य करने का क्या तरीका है और किस प्रकार से वर्क करती है, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। उसके बाद में हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार से इसके ड्रॉबैक्स और क्या इसके लाभ और हानियां हैं, और इसके बहुत ज्यादा होने से क्या फायदे हैं और नुकसान के बारे में भी चर्चा करेंगे। अब आगे हम लोग देखते हैं कि कार्य कैसे करती है। उसमें चिंतित उद्यम के प्रबंधन में भाग लेने के लिए आदेश में मौजूदा विदेशी उद्यमों के शेयरों को अधिग्रहण किया जाता है। देखिए, इस बात को समझेंगे कि जैसा कि मैं बता चुका हूं पहले कि दो टाइप के आपके एफडीआई हो रहे हैं। एफडीआई में दो टाइप के हैं। उसमें जो आपका पहला है ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट जीएफआई, और दूसरा है आपका एफपीआई, ठीक है, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। तो आपको ध्यान देना कि यहाँ एफ का अलग अलग मीनिंग है। पहला है तो आपका ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट, यहाँ पे फील्ड है एफ का अर्थ, और यहाँ पे है एफ का अर्थ फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। तो जब आप जीएफआई और एफपीआई को आप ध्यान से देखते हैं तो जीएफआई में आप देखते हैं कि बिल्कुल कोई जो देश होती है, कोई भी अर्थव्यवस्था होती है, वो दूसरे देश में जाके बिल्कुल नई कंपनी स्थापित कर देती है, और वहां से वो अपना पूरा 100% अब अगर स्थापित कर चुकी है तो वहां पे जो लाभ मिलेंगे, जिसमें कि स्थानीय क्षेत्र में लोगों को नौकरी मिल जाएगी। अगर कोई भी कंपनी, अगर अमेरिका की कोई कंपनी अगर आके 100% अगर जीएफआई अगर कर देती है इंडिया के अंदर में, तो यहाँ के लोगों को रोजगार मिलेगा, ठीक है। तो इस तरीके से बहुत सारे पॉइंट्स हैं, लगभग मैं 10 के आसपास पॉइंट्स में अभी गिनाऊंगा, जिसमें आप देखेंगे कि 10 से ज्यादा लाभ है और 2-3-4 ही ऐसा है जिसमें कि हानि है। तो इसके लाभ ज्यादा है, हानि कम है, ठीक है। तो चर्चा करेंगे, 3-4 हानियां हैं और 10 के आसपास लाभ के बारे में मैं चर्चा करूंगा। अब एफपीआई की जहां तक बात है तो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में कुछ शेयर परचेज कर लिए जाते हैं। तो ये दो बातों की चर्चा मैं कर चुका हूं। अब आगे आते हैं, इसमें वही चीज दिया हुआ कि चिंतित उद्यमों के प्रबंधन में भाग लेने के लिए आदेश में मौजूदा विदेशी उद्यमों के शेयरों को अधिग्रहण किया जाता है एफपीआई के अंतर्गत। अब आगे चलते हैं, मौजूदा उद्यमों और कारखानों में एफडीआई लिया जा सकता है। मौजूदा कहने का मतलब जो करंट में है, जैसे मान के चलिए जो अभी करंट में कोई कंपनी है वो रन कर रही है इंडिया के अंदर में, उसको अगर दिक्कत आ रही है, उसको चलाने में दिक्कत आ रही है, मैनेजिंग में दिक्कत आ रही है, किसी भी प्रकार का फाइनेंशियली प्रॉब्लम है, तो कोई भी बाहर की जो अर्थव्यवस्था है अथवा देश है वो आके कह सकती है कि हम आपका शेयर लेना चाहते हैं और आपका जो कंपनी है उसको हम स्टैंड करना चाहते हैं और रन कराना चाहते हैं। हम अपने तरीके से, हम कुछ उसमें से टेक्नोलॉजी भी देंगे आपको, और टेक्नोलॉजी देने के बाद में आपको कुछ उसमें से अपना नियम और वह शर्तों के अधीन आपको मार्केट्स भी प्रोवाइड कराएंगे। जैसे अब मान के चलिए यूएसए की कोई कंपनी अगर आके यहाँ पर अगर बैकअप देती है किसी कंपनी को, तो माल बेचने में भी सहयोग करेगी, चाहे तो माल यूएसए भेज देगी या किसी और कंट्री में भेजेगी। लेकिन जैसे ही एफडीआई आता है उस जो प्रोडक्ट है उसमें क्वालिटी में भी सुधार होती है और बहुत तरीके की बात हो जाती है शामिल। तो आगे चलते हैं, मौजूदा उद्यमों और कारखानों में एफडीआई लिया जा सकता है। उसके बाद थर्ड पे चलते हैं हम लोग, जिसमें है कि 100% स्वामित्व के साथ एक नई सहायक कंपनी विदेशों में स्थापित किया जा सकता है जीएफआई के अंतर्गत, कि 100% स्वामित्व के साथ। अगर जीएफआई की अगर बात की जाए तो जीएफआई में विदेशी कंपनी की 100% स्वामित्व होती है, चाहे वो जमीन लीज में ले लेंगे, सरकार से पूरी शर्तों के बारे में पढ़ लेंगे, क्योंकि सरकार ही लेके आती है, सरकार की परमिशन है। और जैसा कि मैं बता चुका हूं कि यूएनओ का एक आदेश है जिसमें कि 10% तक का जो अर्थव्यवस्था, कोई भी अर्थव्यवस्था किसी दूसरे अर्थव्यवस्था में 10% तक का एफडीआई बिना किसी परमिशन के ला सकती है। अगर कुछ विशेष परिस्थिति है और रोक लगाना है तो उसके लिए जो भी स्थानीय अर्थव्यवस्था है अथवा सरकार है वो प्रतिबंध हेतु अपना नियम निकाल सकती है। जैसे अभी मैं चर्चा भी कर चुका हूं पिछली वीडियो में, और इसमें भी मैं चर्चा कर चुका हूं कि चाइना को प्रतिबंध लगाने के लिए, फिर से मैं यहां पर उल्लेख कर दे रहा हूं कि चाइना को प्रतिबंध लगाने के लिए भारत सरकार ने, भारत के केंद्र सरकार ने, आप समझ रहे हैं भारत सरकार अथवा केंद्र सरकार एक ही है, ठीक है। यहां आप याद रखेंगे कि क्या हो रहा है कि इन्होंने एक नया नियम निकाल दिया हुआ है कि
जो भारत की सीमाओं से लगने वाले जो भी देश हैं, अब जैसे जानते हैं भारत के सीमाओं से लगने वाले पाकिस्तान, ठीक है, बांग्लादेश, चाइना, भूटान, तो जितने भी देश हैं ये जान रहे हैं कि इनमें कैपेसिटी नहीं है कि वो कुछ भी इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं ला सकते हैं जिससे कि भारत के अंदर में प्रॉब्लम क्रिएट करे। वो क्या लाएंगे, बहुत छोटा सा इन्वेस्टमेंट वो लाएंगे, नहीं तो नहीं ला सकते हैं। और वो बहुत बड़ा, अब चाइना की बात होगी कि चाइना इन्वेस्टमेंट लाना चाह रही थी एफडीआई के माध्यम से, तो उसको रोक लगाने के लिए नियम बना दी सरकार ने कि जो भी देश भारत की सीमा से लगते हैं वो अगर एफडीआई लानी है तो आपको केंद्र सरकार से आपको परमिशन लेना होगा। तो ये आप लगा लीजिए कि केंद्र सरकार के पास जब तक वो रिक्वेस्ट लेकर आएंगे तब तक 6 महीने लग जाएंगे, तब तक कोरोना की बात है। उसके बाद में कोरोना जैसे हटेगा, ये जो मैं पहले बता चुका हूं, जो मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में वहां से हटके लोग खुद ही भारतवर्ष में आने लगेंगे। तो ये सब स्थिति होगी, तब तक भारत जो है वो चाइना के साथ निपट लेगा। ठीक है, तो आगे चलते हैं हम लोग, जिसमें 3 पॉइंट्स की हम लोग चर्चा कर चुके हैं कि 100% स्वामित्व के साथ एक नई सहायक कंपनी विदेशों में स्थापित किया जा सकता है। ठीक है, ये तो बात हो गई जीएफआई की। अब चौथे पॉइंट्स की ओर चलते हैं। चौथे पॉइंट्स में चर्चा की जा रही है शेयरधारिता के बारे में। यहां शेयरधारिता के माध्यम से संयुक्त उद्यम में भाग लिया जा सकता है। कहने का मतलब जो है, जैसे कोई कंपनी है, कंपनी का 100% शेयर होता है। अगर मान लीजिए कोई भारतीय कंपनी है, तो भारतीय कंपनी अगर मान लीजिए एक्स के नाम से है, तो इस एक्स के पास 100% शेयर है। अगर ये किसी से साझा नहीं किया है तो इसके पास 100% शेयर है। अब क्या होगा, जब इसको चलाने में, रन कराने में अगर दिक्कत हो रही है, तो कोई कंपनी इसको आके वाई इसको मदद के लिए बोलेगी कि हम आपका 20% शेयर या 10% शेयर या 30% शेयर हम आपका लेना चाहते हैं। जितना प्रतिशत शेयर लेगा उतना ही उसके पास हिस्सेदारी होगी। अगर 50% अगर शेयर ले लिया तो आधा हिस्सेदारी उसके पास होगी। तो यहां पर बात की जा रही है कि यहां शेयरधारिता के माध्यम से संयुक्त उद्यम में भाग लिया जा सकता है। संयुक्त अर्थात दोनों का एक साथ मिला के। अब देखिएगा आगे कि किस प्रकार से प्रभाव पड़ता है। जब दोनों मिल जाते हैं तो जो कोई भी प्रोडक्ट बनता है उसका कॉस्ट, लागत भी कम हो जाती है। मान के चलिए कि अगर कोई 100 रुपए की कोई चीज है, तो 100 रुपए की चीज कितनी हो जाएगी। अगर 50% का अगर शेयरधारिता है तो इसमें क्या हो जाएगा, 100 रुपए का चीज 50 रुपए का लागत होगा। और ये अगर मान के चलिए 100 रुपए का लागत का चीज है, तो ये मार्केट में जरूरी 120, 130, 140 जो भी रेट होगा उसके आसपास होगा। तो जो प्रॉफिट है उसमें भी इनको उसी हिसाब से पैसे बांट दिए जाते हैं। अब आगे चलते हैं 5वें पॉइंट्स की ओर। एफडीआई के माध्यम से नई विदेशी शाखाओं, कार्यालयों और कारखानों की स्थापना की जा सकती है। देखिए, एफडीआई के माध्यम से नई विदेशी शाखाओं, आप ब्रांचेस खोल लीजिए। ठीक है, जैसा कि मैं बता चुका हूं कि किस प्रकार से, जैसे एडिडास है, रेंगलर है, बीएमडब्ल्यू है, ये सभी क्या है, विदेशी कंपनियां हैं। और जैसे कि मैं बता चुका हूं लुइस फिलिप, एलन सोली, ये सभी इंडियन कंपनी है आदित्य बिड़ला ग्रुप के, लेकिन नाम केवल वैसा रख लिया गया। अब रेमंड का ही, जैसे मैं चर्चा कर चुका हूं कि रेमंड का ही पार्क एवेन्यू है। ठीक है, लेकिन बहुत से लोग हैं कि समझते हैं कि ये विदेशी नाम है तो चीज भी विदेशी होगा। ठीक है भाई, यहाँ की मेंटेलिटी के हिसाब से सही मोनोपोली बनाना भी बिल्कुल सही है। आप अगर बिजनेस स्टैंड करना चाहते हैं और आप भी अगर बिजनेस में अगर इंटरेस्टेड है, तो कुछ नाम मैं सजेस्ट करूंगा कि कुछ नाम विदेशी ही रखें आप, ताकि आपका जो कंपनी है अथवा आपका जो प्रोडक्शन है और प्रोडक्ट है वो बहुत जबरदस्त तरीके से प्रोडक्ट आपका बिके और मार्केट में रन करे और खूब ज्यादा लाभ कमाइए। आप इंडियन नाम ना रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर चलते हैं हम लोग। एफडीआई के माध्यम से नई विदेशी शाखाओं, कार्यालयों और कारखानों की स्थापना की जा सकती है। तो ये आप देखेंगे कि कार्य करने की जो प्रणाली है एफडीआई की, उसमें हम लोग देखेंगे, चर्चा कर रहे हैं कि एफडीआई के माध्यम से नई विदेशी शाखाओं, कार्यालयों, आप कार्यालय भी खुल सकते हैं और कारखानों की स्थापना की जा सकती है जीएफआई और एफपीआई के माध्यम से। अब छठा पॉइंट हम लोग चलते हैं, जिसमें की है कार्य करने की जो प्रणाली है। उसमें हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार से एफडीआई वर्क करती है। उसमें एफडीआई के माध्यम से मौजूदा, मतलब जो वर्तमान में है, विदेशी शाखाओं और कारखानों का विस्तार भी किया जा सकता है। विस्तार का अर्थ क्या हुआ कि अब मान लीजिए एक्स जो कंपनी थी, अब एक्स जो कंपनी है वाई के साथ मिलके ये नाम चेंज भी कर सकते हैं, या एक से ही कंपनी में ये इन्वेस्टमेंट, ये तो कागज और ये में होते हैं, नोटिफिकेशन में होते हैं, उनके पत्र में होते हैं,
और उनके बॉन्ड में होते हैं कि आपको क्या क्या करना है शर्तों के बारे में। कंपनी का नाम जरूरी नहीं कि चेंज हो शेयरधारिता के बाद में। तो अगर मान लीजिए एक सी ही कंपनी है, वो उसी देश में फिर से दूसरे जगह में खुल गई, फिर तीसरे जगह खुल गई, फिर चौथे जगह खुल गई, पांचवी जगह खुल गई, मान लीजिए वो देश में 5 जगह पे खुल गई है, 10 जगह पे खुल गई, तो कहने का मतलब एफडीआई के माध्यम से मौजूदा विदेशी शाखाओं और कारखानों का विस्तार किया जा सकता है। आप 10 भी ब्रांच कर लीजिए, 15 भी कर लीजिए, लेकिन उसी हिसाब से फिर जैसे नियम व शर्त होंगे, शेयरधारिता सेम रहती है सभी में, इसमें बदलती नहीं है। तो ये बात आप खास याद रखेंगे। अब 7वां पॉइंट हम लोग देखेंगे कि एफडीआई के माध्यम से उद्यम के प्रबंधन में भाग लेने का अधिकार है। अब एफडीआई जब हो गया तो उद्यम का जो प्रबंधन है, मैनेजमेंट में भी, जैसे कोई भी डिसीजन लेना है या सरकार से कुछ मांग करना है या कोई जो मैटर है उसको काउंटर करना है, तो आपको काउंटर करने का अर्थ क्या हुआ कि अगर कह रहा है कि नहीं इसका दाम रखना 150 रुपए, जबकि वाई जो शेयरधारी था वो कह रही कि नहीं इसका दाम 140 ही होना चाहिए, तो ये दोनों के बीच में फाइट हो गया। ये कह रहा है कि 150 रखने से अच्छा है, ये कह रहा है 140 रखने से अच्छा है। तो ये दोनों बीच में क्या करते हैं कि या तो बीच का एवरेज निकाल के 145 रुपए रेट रख लिया, लेकिन किसी भी प्रकार का मतभेद का स्थिति अगर हो, किसी भी प्रकार का अगर डिस्प्यूट की अगर स्थिति हो, तो ये दोनों आपस में बैठ के चर्चा करते हैं। क्यों? चूंकि देखिए एफडीआई के माध्यम से उद्यम के प्रबंधन में दोनों का ही समान अधिकार है। तो ये बातें आप लोग याद रखेंगे। अब चलते हैं हम लोग आगे, जिसमें हम लोग देखेंगे कि क्या लाभ है, बेनिफिट्स ऑफ एफडीआई के बारे में मैं फटाफट आप लोगों को बता देता हूं। बेनिफिट्स ऑफ एफडीआई में आप लोगों को मैं बता रहा हूं कि जैसे विदेशी पूंजी का पहला आप याद रखेंगे, आप अगर नोट करना चाहें तो नोट कर लीजिए। पहली बात होती है कि एफडीआई जब भी आती है तो उसमें विदेशी पूंजी का प्रवाह होने लगता है। विदेशी पूंजी का प्रवाह का अर्थ क्या है? आप समझिए कि अगर मान लीजिए कोई अमेरिका की कंपनी है, वो भारतवर्ष में आ गई और कंपनी को स्थापित कर दी, कोई भी XYZ कंपनी का नाम है, कोई उससे मैटर नहीं करता है, लेकिन कंपनी कहाँ की है ये मैटर जरूर करता है। अगर वो कंपनी अमेरिका की है, वो कंपनी अगर जापान की है, तो आप देखिएगा कि विदेशी पूंजी का प्रवाह होगा। कहने का अर्थ है कि आपके पास जो है फॉरेन मनी बढ़ेगा। उसमें क्या होगा कि आपको डॉलर्स बढ़ेगा और जीडीपी में भी। दूसरी महत्वपूर्ण है कि कर राजस्व में भी वृद्धि होगी। जो कंपनी आएगी वो कहीं न कहीं आपको टैक्स भी पे करेगी। तो पहला हो जाता है जिसमें कि आप लिखेंगे कि विदेशी पूंजी का प्रवाह होता है। दूसरा आप नोट करेंगे जिसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि कर राजस्व में वृद्धि होती है। तीसरा आप लोग बिल्कुल याद रखेंगे कि जब ये दोनों ही अगर बढ़ रहे हैं तो अपने आप समझदार हैं, आप समझ सकते हैं कि जीडीपी देश का ग्रोथ होगा ही होगा। उसके बाद चौथा चर्चा करते हैं कि प्रतियोगिता जरूर होगी। अगर मान के चलिए जब भी कोई कंपनी अगर आके बूस्टअप अगर किसी भी एक कंपनी को अगर कर देती है, तो आप तो जानते ही होंगे कि किसी भी प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग कोई एक कंपनी कभी भी नहीं करती है। उस तरीके का सिमिलर कंपनी बहुत सारे होते हैं। जैसे कि आपको याद होगा कि जैसे बिस्किट ही आप लेने के लिए जाते हैं, तो क्या कभी आप दुकान में देखें कि केवल एक ही कंपनी की बिस्कुट होती है? बिस्किट आपके कई कंपनी के हो सकते हैं। जब आप कोलगेट लेने के लिए जाते हैं तो नाम तो कोलगेट किसी एक कंपनी का है, लेकिन कोलगेट का अर्थ क्या है? टूथपेस्ट। तो जब आप टूथपेस्ट लेने के लिए जाते हैं, साधारणतः टूथपेस्ट को आदमी कोलगेट कहता है, इसलिए कि वो प्रचारित ज्यादा है, ज्यादा मात्रा में प्रचार हो चुका है उसका, इसीलिए टूथपेस्ट के जगह में लोग कोलगेट से जानते हैं। जबकि नियमतः आप अगर देखें तो वो टूथपेस्ट आप लेने जा रहे हैं। तो टूथपेस्ट अगर क्वालिटी देखिए, प्रकार देखिए, तो 50 प्रकार के आपको मिल जाएंगे। पतंजलि का मिल जाएगा, उस तरीके से बहुतों कंपनी। तो कहना मैं ये चाह रहा हूं कि मार्केट में एक प्रतियोगिता की भाव हो जाती है। अब जैसे कोई विदेशी कंपनी आके जब उसको बूस्टअप करने लगती है, तो जो सिमिलर कंपनी होती है वो रेट डाउन भी कर सकता है कि चलो भाई ये बढ़िया प्रोडक्ट बना रहा है, मेरे से भी और ज्यादा इसके माल बिक रहे हैं। तो यहाँ पे प्रतियोगिता की बात हो जाती है, उत्पादकता की भी बात होती है और क्वालिटी और दक्षता की भी बात हो जाती है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे, पहला जैसे मैं बता चुका हूं कि विदेशी पूंजी का प्रवाह है। दूसरा कर राजस्व में वृद्धि हो जाती है। तीसरा आप लोग देख रहे हैं कि जीडीपी ऑटोमेटिकली विदेशी पूंजी के प्रवाह कर राजस्व में वृद्धि से जीडीपी में ग्रोथ हो जाती है। उसी प्रकार से फिर इन सबों की वृद्धि से आप देखते हैं कि एक प्रतियोगिता का भाव भी उत्पन्न हो जाता है। उसके बाद में रोजगार, सबसे महत्वपूर्ण आप याद रखेंगे कि एफडीआई किसी भी देश में फ्लो करने से रोजगार में वृद्धि होती है। आप देखेंगे कि रोजगार बढ़ जाता है, रोजगार मिलने की संभावना बढ़ जाती है, लोगों को बेरोजगारी से मुक्ति और रोजगार मिल जाता है पढ़े लिखे लोगों को। अब देखते हैं छठा
सबसे महत्वपूर्ण ये भी है कि उत्पादन लागत में कमी हो जाती है। जैसे मैं पहले भी चर्चा कर चुका हूं कि अब अगर बात कीजिए आप कि जैसे कोई कॉस्ट है 100 रुपए का, तो उसमें 50-50 पड़ गया। अगर कोई 500 रुपए का भी प्रोडक्ट है तो आपको 250 रुपए पड़ा। अगर 50% का अगर शेयरधारिता है तो जैसा शेयरधारिता है उसी के अनुसार जो है उसका कॉस्ट जो है लागत, उत्पादन लागत, वो उसमें कमी आ जाती है। ठीक है, उसके बाद में जो प्रॉफिट है वो भी शेयर में बढ़ जाता है। उसके बाद 7वां है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में वृद्धि। अब क्या हुआ कि वो माल केवल अगर इंडिया के अंदर में अगर कोई अगर आती है कंपनी, तो जहां वो केवल इंडिया के अंदर बिक रही थी, विदेशी कंपनी के आने से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में वृद्धि। अब वो जिस देश की बनाने वाली है वो भी तो वहां भी तो प्रचार करेगी जिस देश से वो आई है। जैसे अमेरिका की कंपनी है तो अमेरिका में भी तो प्रचार करेगी, तो ये यहां से अमेरिका तक भी माल पहुंच जाएगा। तो उसके बाद में हम लोग देखते हैं 8वें नंबर पे खाद्य बर्बादी में कमी। अब खाद्य बर्बादी में कमी ये एक ऐसा पॉइंट है जिसको कि समझा देना बहुत ही जरूरी है। जैसे देखिए एफडीआई के माध्यम से ये कैसे लागू होता है कि खाद्य बर्बादी में कमी। जैसे मान के चलिए आपने कभी सुना होगा कि जैसे चाउमीन या कोई प्रोडक्ट बनता है जो कि आपने सुना होगा कि चावल के जो बिल्कुल लो क्वालिटी का चावल होता है उसको ये करके बनाता है, पीसने के बाद में बनता है। तो इस तरीके के जो होते हैं मतलब टेक्नोलॉजी के माध्यम से खाद्य बर्बादी में कमी का अर्थ ये है कि जब संयुक्त रूप से कोई विदेशी कंपनी आ जाती है तो कोई भी सामान को जो है वो नहीं चाहती है कि वो बर्बाद हो, सही तरीके से यूज करती है। ये खास कोई पॉइंट्स नहीं है, आप याद केवल कर लेंगे। उसके बाद में देखेंगे किसानों को लाभ। चूंकि देखिए जब कोई भी सामान आप उठा के देख लीजिए, किराना स्टोर में जाइए और जाने के बाद में कोई भी सामान को उठा के देखिए, आप उसको ध्यान से देखिए, आप क्या क्या उठा सकते हैं पहले ये बताइए। मैं अंदाज से बताता हूं कि आप उठाइएगा कभी चीनी, तो कभी आप मैदा, तो कभी आप कुछ भी उठाइएगा। ठीक है, उसके बाद में बेसन उठा लिए, कोलगेट उठा लिए, कुछ भी उठाते हैं आप, उसको अगर मूल रूप से आप अगर अंदर तह तक अगर आप जाते हैं तो उसमें आप देखते हैं कि कहीं ना कहीं किसान का प्रोडक्ट है। फॉर एग्जाम्पल आपने उठाया बेसन, ये चना का प्रोडक्ट है। चना कहाँ से आया? किसान के द्वारा पैदा किया गया। उसके बाद में चीनी आपने उठा लिया, ये कहाँ से आया? गन्ना, गन्ना किसान के द्वारा है। तो कहने का मतलब है किसानों को भी लाभ मिलता ही मिलता है। जब कोई भी कंपनी आती है या भारत की कोई कंपनी हो, जितना ज्यादा किसी भी सेक्टर में मैन्युफैक्चरिंग मतलब सेकेंडरी सेक्टर में जितना ज्यादा वो माल का खपत करती है, उतना ही समझिए कि कृषि क्षेत्र से फ्लो बढ़ता है। जितना ज्यादा वो माल को खपाती है, कृषि से वो निर्भरता बढ़ती जाती है, कृषि से वो डिमांड करता जाता है कि भाई मेरे ये माल खत्म हो गए, चीनी की उत्पादकता, चीनी बनाना है। तो जो फैक्ट्री चीनी बनाती है उसको गन्ना बहुत ज्यादा तेजी से चाहिए। अगर गन्ना ही नहीं रहेगा तो चीनी क्या वो आसमान से थोड़े लेके आएंगे, कहीं ना कहीं उसको चाहिए ही चाहिए गन्ना। उसी प्रकार से कुछ भी आप चिप्स बनाते हैं तो आलू तो चाहिए ही चाहिए। तो ये आप याद रखेंगे कि किसानों को भी लाभ मिलता है। इसको कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली आप कह सकते हैं, डायरेक्टली तो नहीं, क्योंकि ये किसानों को न तो एफडीआई करने वाले किसानों को आकर किसी भी प्रकार का डायरेक्टली किसी भी प्रकार का हाथ में कहते हैं कि ये लीजिए मैंने कंपनी खोली, आप 10,000 पकड़िए, 20,000 आप पकड़िए। ऐसे 5 पैसे भी वो डायरेक्टली किसी किसान को नहीं देते हैं। किसानों को जो लाभ मिलता है वो अप्रत्यक्ष रूप से मिलता है, जो कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब देखिएगा कि खाद्य महंगाई दर में कटौती, महंगाई दर में कटौती ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। खाद्य महंगाई दर में भी मान के चलिए बहुत ज्यादा अगर कंपनी अगर हो जाती है तो खाद्य महंगाई दर में कटौती ऑटोमेटिकली हो जाती है। हानि की बात अगर करें तो विदेशी और घरेलू निवेश में प्रतिस्पर्धा, विदेशी और घरेलू निवेश में प्रतिस्पर्धा, अगर हानि की अगर बात की जाए तो जैसे जो विदेशी कंपनी है और घरेलू कंपनी है, दोनों के बीच में क्या होती है? प्रतिस्पर्धा हो जाती है। मतलब आप जब चला रहे हैं, जिस कंपनी को आप चला रहे हैं, रन करा रहे हैं, ठीक है, आप ध्यान से समझेंगे, ठीक है, कि जिस कंपनी को आप रन करा रहे हैं वैसी ही कंपनी और भी है, आपके आमने सामने ना हो, 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 50 किलोमीटर दूर में ही सही, लेकिन आपके ही सिमिलर प्रोडक्ट्स को बनाने वाली कंपनी होगी ही होगी। तो विदेशी इसलिए विदेशी हो गए कि अब विदेशी इन्वेस्टमेंट आपको मिल चुका है एफडीआई के माध्यम से। तो घरेलू निवेश में जो घरेलू कंपनी जो आपकी पहले से रन कर रही है अगल बगल में, और विदेशी जो एफडीआई लेके आई है वो,
दोनों के बीच में एक क्या है, प्रतिस्पर्धा की भावना हो जाएगी। जैसा कि मैं बता चुका हूं, घरेलू उद्योगों के मुनाफे में गिरावट हो जाएगी। मुनाफा जो है, चूंकि विदेशी कंपनी आ चुकी है, तो जो अगल बगल में कंपनी होंगे उसके घरेलू उद्योगों के मुनाफे में थोड़ा सा गिरावट हो जाता है। बहुत मतलब कम हानि है, ज्यादा लाभ है, कम हानि है, तो उस पर ध्यान नहीं देना है। मान के चलिए, अब देश के स्तर पर अगर लाभ चाहिए तो थोड़े तो हानि सहने पड़ेंगे। तो ये जो लोकल लेवल पे जो इन्वेस्टर्स होते हैं, लोकल लेवल पे जो होते हैं फैक्ट्री लगाने वाले, उनको थोड़ा सा एफडीआई और भारतीय कंपनी, भारत से बाहर की कंपनी अगर आती है, एफडीआई निवेश करती है, ठीक है, तो उसमें थोड़ा सा जो लोकल लेवल के जो निवेशक होते हैं और इन्वेस्टर्स और जो कंपनी के मालिक होते हैं, उनको थोड़ा सा नुकसान होता है। ठीक है, कंपटीशन में थोड़ा बहुत का नुकसान होता है, बहुत ज्यादा का नुकसान नहीं होता। उसके बाद में तीसरी बात करें, घरेलू बचत में गिरावट। जब भाई विदेशी और घरेलू निवेश में प्रतिस्पर्धा हो ही गई, घरेलू उद्योगों के मुनाफे में गिरावट हो ही रही है, तो घरेलू बचत में भी गिरावट होगी ही होगी। और चौथा है सरकारी संरक्षण, जो टैक्स के कारण मिलता है, उसमें भी उनको थोड़ा सा कम हो जाता है। चूंकि जैसे सरकारी संरक्षण की अगर बात की जाए, तो अब ये सरकारी संरक्षण विदेशी कंपनी जो थोड़ा मोनोपोली लेके आती है, उनको थोड़ा सा ज्यादा मिलने लगती है, और इनको सरकारी संरक्षण में थोड़ी कमी कर दी जाती है, जो घरेलू होते हैं उनको। तो ये थोड़ा सा ड्रॉबैक्स है, जो कि 2-3-4 है, जो कि बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है। इसके लाभ ज्यादा है और हानि बहुत ही कम है, ना के बराबर। तो इसीलिए एफडीआई का आना हमारे लिए शुभ संकेत हो सकता है। आप लोगों का दिन शुभ हो।